दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं हूं राजेश सिरोठिया। आज हम आपके सामने जो एक विश्व के सामने न केवल अमेरिका, इजराइल या मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया के सामने जो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का जो एक संयुक्त अभियान चल रहा है, जो 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उसके आगे भी 15-20 दिन, महीना भर चलने के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके जो इम्पैक्ट जो है, साइड इफ़ेक्ट जो है, अब केवल अमेरिका, इजराइल या ईरान ही नहीं या मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया झेल रही है। ये अमेरिका ने सारी संघर्ष जो शुरुआत की थी, वो खेमनेई ने जो जेनजी को आंदोलन को जिस तरह से दबाया था और उसमें जो हिंसा हुई थी, जेनजी के लोग मारे गए थे, युवा, उसको लेकर अमेरिका के दिल में तड़फन हुई, ऐसा प्रकट रूप से बताया गया। हालांकि उनके अंदरूनी एजेंडे अलग थे। तो ये युद्ध अब जिस तरह से जा रहा है, तो हमने आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं, कर्नल बीबी बत्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर चाइना बॉर्डर पर तो उन्होंने अपनी सेवाएं दी ही हैं, लेकिन वो जो पाकिस्तान से लगी हुई वेस्टर्न सीमा पर भी काफ़ी लंबे समय में उन्होंने काम किया है। और न केवल पाकिस्तान बल्कि ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सारे जो देश जो जियो पॉलिटिकल दृष्टि से और वार की स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जियो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट के हिसाब से काफ़ी महत्व रखता है। तो आज हम उनसे ही जानेंगे कि वो किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि अगर वहाँ जेनजी का आंदोलन हो रहा था तो यूएनओ कहाँ गया, पीस कीपिंग फोर्स कहाँ गई? क्या केवल दुनिया में शांति कायमी का ठेका जो है अमेरिका और इजराइल ने ही ले रखा है? तो दोस्तों हम सीधे चलते हैं। कर्नल बत्स साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। तो सर आप थोड़ा सा आपका जो सवाल है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं जी। पहला, जेनजी आंदोलन। ईरान के अंदर यूएसए ने अपने मंसूबों को सफल करने के लिए जेनजी आंदोलन को खड़ा किया, लेकिन ईरान की बासिस जो फोर्स है उसके द्वारा जब जेनजी आंदोलन को दबा दिया गया जी, तो अमेरिका का जो जाहिर एजेंडा है कि तेल के भंडारों पर कब्जा करना, उस पर नियंत्रण करना और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ईरान को ना लेने देना, जबकि इजराइल चाहता है कि उसकी जो मिसाइल की कैपेबिलिटी जो उसकी पहुंच सकती है उसको खत्म करना है। ये मजबूरी में जो है ईरान, यूएसए और इजराइल को इस युद्ध में आना पड़ रहा है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास में उन्होंने बहुत सारे तरीके अपना लिए। अब जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ी गलती यूएसए और इजराइल कर चुके हैं, विशेष तौर से यूएसए, क्योंकि इजराइल को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यूएसए को बहुत लंबा इकोनॉमिक खास तौर से असर पड़ने वाला है। जहां तक अगर युद्ध को हम देख रहे हैं कि जो सोच थी ट्रंप साहब की कि हम 48 घंटे में या 72 घंटे में, तो ये सब चीजें ना रूस यूक्रेन युद्ध में हो पाई हैं, ना हमास इजराइल युद्ध में हो पाई है, और ना ही अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा है उसमें भी नहीं हो पाएंगी। वो वेनेजुएला का उनको लगता था, वेनेजुएला के उदाहरण नहीं, वेनेजुएला का देखिए, वेनेजुएला का एक अलग उदाहरण था। पहली बात तो पहुंच थी, नंबर एक। नंबर दो, वेनेजुएला के अंदर में अस्थिरता थी। लेकिन अभी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जिस प्रकार से अमेरिका के खिलाफ वहां पर इंसर्जेंसी शुरू हो रही है, वेनेजुएला यूएसए के लिए दूसरा वियतनाम बनेगा। ऐसा मैं दावे के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। वेनेजुएला को आपने एक सडन अटैक के अंदर में उनके राष्ट्रपति को उठा लिया, कैद कर लिया, लेकिन जनता उनकी अभी सोई नहीं है। वही चीज ईरान में हुई है। ईरान में खमेनी साहब को की हत्या करके उन्होंने
जो बड़ी गलती करी कि पूरे ईरान को जो है ना एकजुट कर दिया, वो जेनजी भी उनके साथ आ और जेएनजी भी उनके साथ आ गए। अब तो अब हमारे देश का देखिए, ऑफ सिंदूर 1 के अंदर जब सिंदूर ऑफ सिंदूर 1 चल रहा था, क्या अपोजिशन, क्या रिलीजन, सब एक साथ थे ना। सब दुनिया में ऑफ सिंदूर 2 की सफलता बताने के लिए सारी अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स गए कि नहीं गए। तो ये होता है देशभक्ति। और ईरान के तो लोग, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है ईरान। ईरान को खत्म करना इतना आसान थोड़ी है। जी जी। तो मैं आपसे एक सवाल और किया था कि अगर कुछ इस तरह की जो वैश्विक स्थिति आती है मानवता इंसानियत की दृष्टि से, तो अभी तक अनुभव यही रहे हैं कि यूएनओ जो है वो पीस कीपिंग फोर्स भेजता है सारे देशों के संयुक्त। आवाज यूरोप भी अलग खड़ा है, ब्रिटेन भी अलग खड़ा है, अमेरिका अलग खड़ा है, यूएन की परवाह नहीं कर। ये क्या, इसके पीछे क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ यूएन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में जो वर्ल्ड वॉर के जो एलाइड फोर्सेस से जो विजेता फोर्सेस थे, उन्होंने अपने मतलब के लिए इसको खड़ा किया था। और तभी जो है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में वीटो पावर नाम की भी एक चीज दी गई थी। आज जो 5 वीटो पावर वाले देश है, उनसे ज्यादा इकोनॉमिकली मजबूत, मिलिटरीली मजबूत, जनसंख्या में ज्यादा, टेक्नोलॉजी में मजबूत देश है। उदाहरण भारत है, उसके पास वीटो पावर नहीं है। तो यूएन तो अब आप देखिए ना, यूएन में कोई जा ही नहीं रहा है। कौन जा रहा है यूएन के अंदर में? अमेरिका का सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है यूएन में। आप उठाकर देखिए, वो देश की आजादी के वक्त वह नेहरू जी गए थे यूएन में, और पाकिस्तान जाता रहता है कश्मीर के मुद्दे पर। पाकिस्तान को हम कुछ ज्यादा ही अहमियत दे देते हैं। मेरे विचार में पाकिस्तान को अभी हमारे को बातचीत करना भी, हमें जो करना है वो करते रहो। बैकडोर से जो भी हमें करना है पाकिस्तान के ठीक ठाक करने के लिए, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान एक कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी हो ही नहीं सकती, वो तो काटनी पड़ेगी। ऑफ सिंदूर 2 में हमने एक थोड़ा सा दिखा दिया, 1 में दिखा दिया, 2 करके उसको काटो। बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज एन एमिनेंट पॉसिबिलिटी। आप देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंधी देश के बनने के, और इधर पानी और उसके लिए तो है वो तरस रहे हैं। पंजाब का जो प्रांत है उनका, आगे चल के स्थिति और भयावह, बहुत भयानक होने वाली है। और रूट बन जाए, कैनाल डाइवर्ट हो जाएंगे। तो पाकिस्तान तो अब देखिए ना, एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ देश में 140 करोड़ की जनता है, कोई एनर्जी क्राइसिस आपको कहीं दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान के हमें लोग पेट्रोल पंप के ऊपर गोलियां जला रहे हैं, 55 रुपए एकदम, और 55 रुपए एकदम बढ़ा दिया। हमारे पास में 90 दिन का जो स्टॉक रिजर्व है, इसके अलावा हम जो क्रूड ऑयल है, हमारे पास में मल्टीपल सोर्स है क्रूड ऑयल के, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया हो। रशिया हमारे को फिर 25% कम से उसमें देने को तैयार है। इनफैक्ट मैं तो हमेशा बोलता हूं, और आज भी आपके चैनल से बोल रहा हूं, कि ये हमारे अंदर आपदा में एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। आप पूरा ऑयल लीजिए, हर उससे लीजिए। हमारे पास में इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, रिफाइन कीजिए और जिसको चाहिए दीजिए। अपने भारत देश के भीतर से ही देखिए, जैसे ही अमेरिका गलत युद्ध लड़ रहा है या सही लड़ रहा है, इसका फैसला तो अब दिखने लगा है, इसका नतीजे दिखने लगे। लेकिन अमेरिका की जो सीनेट के जो उच्च सदन, निचले सदन ने, उन्होंने सर्वानुमति से ट्रंप को इजाजत दे दी। मैंने यूनाइटेडली ऑल पार्टी हैज कम टू अंडर वन अम्ब्रेला। जी। पर भारत में फिर भी ये विरोधी दल, खासतौर से कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि अमेरिका ये बोल रहा है तो आप भी बोलिए मोदी जी। तो इस संदर्भ में क्या आप सोचते हैं? नंबर 1। दूसरा ये कि जो ये पूरा युद्ध का परिदृश्य चल रहा है, इनमें तीनों ही कंट्री हमारे दुश्मन नहीं है, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो। तो भारत ने अभी जो अपनी रणनीति अपना रखी है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, अगेन 2 सवाल हैं। पहला राहुल गांधी जी के बारे में, वो हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस में रहे हैं। उनको मुझे मेरे निजी विचार है कि अपने देश की राजनीति की समझ नहीं है, तो इंटरनेशनल राजनीति को वो कहाँ समझेंगे। उनके जो एजेंडे हैं वो पर्सनल एजेंडे हैं, पारिवारिक एजेंडे हैं, देश के हित में एजेंडे
नहीं है, इसलिए उनके बारे में जितनी कम बात की जाए वो ठीक है। जहाँ तक भारत की जो मौजूदा नीति है, रणनीति है इस क्राइसिस के बारे में, तो बहुत संतुलित, बड़ी बैलेंस तरीके से दोनों देशों को, तीनों देशों के साथ में हमारे जो संबंध है उनको मेंटेन रखा जा रहा है। कारण ईरान हमारा पड़ोसी का पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा दोस्त होता है, और ईरान से हमने रुपयों में क्रूड ऑयल लिया है, जो एक बहुत बड़ी चाबार पोर्ट चाबार पोर्ट जो है हमारे को सेंट्रल एशिया के जाने के लिए और ग्वादर पोर्ट के लिए जो रास्ता है, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, मैंने आपको बताया था, आपके चैनल में बताया था, ग्वादर को तो जो ओमान ने हमारे को दे रहा था, ओमान उसके अंदर में 1958 में, लेकिन हमारे देश की उस समय की लीडरशिप बहुत उदारवादी थी कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, और आज वही ग्वादर हमारा नासूर बना हुआ है। तो इस हिसाब से मेरा सोचना यह है कि बड़ी दूर की सोच लेकर एक तटस्थता की नीति को अपनाते हुए, सभी को अपने साथ रखते हुए जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप चल रही है, बड़े अच्छी दिशा में चल रही है। डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चल रही है। हमें किसी से ना दोस्ती चाहिए, ना हमें दुश्मनी चाहिए। ईरान ने देखिए ना, यूएन के अंदर में जब था तो कश्मीर के बारे में सबसे ज्यादा खुलकर हमारे आगे से बात करी थी। अमेरिका हमारा कभी साथी नहीं रहा है। 1971 की लड़ाई में आप देखिए, 7वां बेड़ा किसने भेजा था? ये तो अगर न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की नहीं आती और अमेरिका के 7वें बेड़े के नीचे से निकलकर बे ऑफ बंगाल में नहीं आती तो हमारे को युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। तो इजराइल यस हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, इजराइल हमें जानकारी दे रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है। इजराइल एक ज्यादा ट्रस्टेड देश है हमारे लिए बनस्पत यूएसए और ईरान के। तो अभी आपने एक चीज देखी कि अब सारी चीजें जो आगे बढ़ती जा रही हैं कि वो ऑयल रिफाइनरी को तबाह करने लगा, क्योंकि अमेरिका को ये समझ में आ गया कि अब तो उनका जो खेमनेई साहब जो अभी इनको मारा है अमेरिका ने, उनका बेटा को आज घोषित कर दिया सुप्रीम लीडर। तो जो अमेरिका का मंसूबा था कि कोई अपनी कठपुतली सरकार बिठा दे, वो रजा पहलवी, शाह रजा पहलवी के बेटे को, तो वो भी नाकाम हो गया। तेल के भंडार का भी हो गया, और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो जो तलाश रहे थे ईरान में, जो फायदा उनको मिलता अपनी कठपुतली सरकार से, वो भी जाता दिख रहा है। तो वो उस खींच में जो है अब उन्होंने तेल ऑयल रिफाइनरी और तेल भंडारों पर हमला शुरू कर दिया है, उनकी एनर्जी सोर्सेज पर। आपकी बात सही और है। उसके जवाब में जो आईआरजी है, तो उसको जो है जो कमांडो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड, IRGC, हाँ। वो अब ईरान के नेतृत्व की बात भी नहीं मान रहा, और उसने अब यूएस नेवी के जो 5वें बेड़े को बहरीन के पास हम निशाना बनाया है। तो अब वो भी इनके नेवल बेस पे हमला करने लगा, जहाँ से अमेरिका ने स्ट्राइक किया, क्योंकि यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग ब्रिटेन, उन्होंने तो अपना आर्मी बेस दिया नहीं उनको। तो देखिए, यूएसए ईरान को भी एक वेनेजुला मॉडल बनाकर सोच रहा था, जबकि एक बहुत पुरानी सभ्यता है, एक बहुत पुराने जो है ना वहां पर, वहां के वहां की भौगोलिक स्थिति को देखिए। दो तरफ माउंटेन रेंजेस है, डिफिकल्ट माउंटेन रेंजेस है। नीचे तकरीबन 6000 किलोमीटर का जो समुद्री तट है, उस समुद्री तट के अंदर में ही आता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ रहा है, पारस की खाड़ी को और उसको जो जोड़ रहा है, अरब सागर को से जोड़ रहा है बाद में, और फिर मलक्का स्टेट से होते हुए साउथ चाइना सी और फिर प्रशांत महासागर में जाकर मिलता है, जहां से चाइना का तकरीबन 58% तेल जो है और जापान का तेल वहां से जा रहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट दो स्टेट्स है। तो वहां तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकोबार प्रोजेक्ट निकोबार बैठे हुए ना, तो मलक्का स्टेट क्वाड क्यों बना था? यूएसए ने क्वाड क्यों बनाया? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए मिलकर क्यों आए? क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को एनर्जी क्राइसिस करने के लिए वो साउथ चाइना सी के अंदर में वो चाहता था अपना दखल अंदाजी। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में जो ईरान में जिस तरह से अमेरिका फंस गया है, तो उसका ध्यान जो साउथ पैसिफिक ओशियन में जो है, जो चाइना को काउंटर करने का था, वो पिछड़ता दिख रहा है, और इस मौके का फायदा उठा के चाइना अपनी वहाँ दक्षिण
प्रशांत महासागर में, चाइना सी में अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है। ताइवान खतरे में, और क्वाड जो है ना, ताइवान पे खतरा हो सकता है। और क्वाड जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। यूएन की तरह क्वाड क्वाड भी खत्म हो गया, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जिस हिसाब से टैरिफ जो है ना क्वाड नेशंस पे लगाने शुरू कर दिए, तो कौन उनका साथ देगा? सबसे अनप्रिडिक्टेबल नेता जो अगर वर्ल्ड में आज है, जो अपने आप को एक वैश्विक गुंडा समझ रहा है, खलीफा, मैं गुंडा वर्ड इस्तेमाल करूंगा, खलीफा तो उनके लिए इज्जत वाला हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर में उन्होंने बिना किसी सोच समझ के अपने इरादों को, अपनी जिद को पूरा करने के लिए टर्मोइल में ला दिया, खलबली मचा दी है। और अल्टीमेटली जो नुकसान करेगी लॉन्ग रन में किसको? यूएसए की इकोनॉमी जो है इतनी बुरी तरह से गिरेगी, इतनी बुरी तरह से प्रभावित होगी कि जो इन्होंने हासिल किया है पिछले करीब 25-30 साल, 40 साल के अंदर में, वो सब चला जाएगा। अच्छा, ये 5 यूएस नेवी के जो इन्होंने बेड़े उतारे हैं, है ना, अपना अब्राहम एयरक्राफ्ट लिंकन जॉर्ज, है ना जी, तो ये 5वां जो बहरीन के पास पड़ा जिस पर हमला हुआ है, जी। तो ये कितना खर्चीला है? मतलब सर बिलियंस ऑफ डॉलर है तकरीबन इस पूरे युद्ध के अंदर में $3 बिलियन पर डे का सारा कुछ मिलाकर जो है खर्चा हो रहा है अमेरिका का। और अगर मान लो जो है 30-35 दिन चलेगी, और चलेगी, ये तो लंबी चलेगी, क्योंकि ईरान का फायदा इसी में है कि वो जितना लंबा इस युद्ध को खींचेगा अमेरिका उतना ही कमजोर होगा। और जो अमेरिका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तलाश रहा था ईरान में, उसको वो रूस और चीन कभी नहीं आने देंगे, तो वो भी जिससे सपोर्ट कर रहा है। जाहिर बात है कि वो चाइना का कितना इन्वेस्टमेंट है वहां पर, इंडिया का जो है चाबहार में से कितना इन्वेस्टमेंट है।